हाँ, आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल कर रहे हैं जो 32 साल पुराना है हाँ। और जिसका आखिरी फैसला हाल ही में अगस्त 2024 में आया है। हाँ। ये कहानी है राजस्थान के अजमेर शहर की। 1992 में ये शहर एक ऐसे स्कैंडल से दहल गया था जिसे शायद भारत के सबसे शर्मनाक अपराधों में से एक माना जाता है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ रेप की घटनाओं का मामला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 100 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के सिलसिलेवार गैंग रेप और ब्लैकमेल का एक पूरा संगठित जाल था। हाँ, और ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक विश्लेषण है कि कैसे ताकत, राजनीतिक रसूख और समाज में बदनामी का डर, ये सब मिलकर पूरे जस्टिस सिस्टम को मतलब दशकों तक बंधक बना सकते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, अदालती दस्तावेजों के कुछ अंश हैं और उस समय की घटनाओं का विश्लेषण है। और ये स्रोत साफ दिखाते हैं कि जो मुख्य आरोपी थे वो कोई मामूली लोग नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अजमेर के बहुत प्रभावशाली चिश्ती परिवार से थे। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम परिवार के सदस्य और कुछ तो स्थानीय यूथ कांग्रेस के नेता भी थे। तो मामले की जटिलता यहीं से शुरू हो जाती है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब ये कोई एक दिन की घटना तो थी नहीं। नहीं नहीं, ये सिलसिला 1990 से 1992 तक चला। 2 साल तक। और आरोपियों का तरीका भी बहुत सोचा समझा था। स्रोत बताते हैं कि मुख्य आरोपी फारूक और नफीस चिश्ती पहले किसी एक लड़की से दोस्ती करते थे। हाँ, जैसे एक पीड़िता जिसका नाम अदालती दस्तावेजों में गीता मिलता है, उसके साथ हुआ। उसकी राजनीति में आने की कुछ महत्वाकांक्षा थी और उन्होंने इसी का फायदा उठाया। एग्जैक्टली उसे मदद का भरोसा दिया, एक फार्म हाउस पर ले गए और वहां उसके साथ रेप किया गया और उसकी ऐसी तस्वीरें खींच ली गईं जिनसे उसे ब्लैकमेल किया जा सके। एक सेकंड। ये बात हो रही है 1990-92 की। हाँ। मतलब उस जमाने में आज की तरह डिजिटल कैमरा या फोन तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं थे। तो ये तस्वीरें फिल्म रोल पर खींची गईं और उन्हें बाकायदा किसी फोटो लैब में धुलवाना पड़ता था। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क था। यही तो इस केस की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए किया, आखिर में वही उनके पतन का कारण बनी। उनका वो आत्मविश्वास कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वही उन्हें ले डूबा। अच्छा। खैर, उन तस्वीरों के मिलने के बाद ब्लैकमेलिंग का वो भयानक सिलसिला शुरू हुआ। पीड़िता को डराया जाता था, चुप रहने पर मजबूर किया जाता था और सबसे घिनौनी बात ये थी कि उसे अपनी ही सहेलियों को उन लोगों से मिलवाने के लिए मजबूर किया जाता था। और इस तरह ये एक चेन रिएक्शन बन गया। एक लड़की से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये जाल फैलता गया। बिल्कुल, पीड़ितों को फार्म हाउस या बंगलों पर ले जाया जाता, जैसे अजमेर के फॉयसागर रोड पर बना बंगला या हाथुंडी का एक पोल्ट्री फार्म। वहां उनके साथ गैंगरेप होता और फिर तस्वीरें खींची जाती। ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये एक व्यवस्थित शोषण का पूरा तंत्र था। एक ऐसा तंत्र जो 2 साल तक मतलब बिना किसी रोक टोक के चलता रहा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर चल रहा ये रैकेट किसी पुलिस रेड या जांच से नहीं खुला। तो फिर खुला कैसे? इसका खुलासा एक बहुत ही आम रोजमर्रा की जगह से हुआ। एक फोटो लैब से। आरोपी इतने बेखौफ थे कि वो उन तस्वीरों को धुलवाने के लिए स्थानीय लैब्स में देते थे। हाँ, और वहीं काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने इन तस्वीरों को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। एक रील डेवलपर था पुरुषोत्तम, उसने अपने पड़ोसी देवेंद्र जैन को ये तस्वीरें दिखाईं और फिर देवेंद्र ने इनकी कॉपी बनाकर स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति और विश्व हिंदू परिषद को दे दी। सही, दैनिक नवज्योति के पत्रकार संतोष गुप्ता ने इस पर रिपोर्टिंग शुरू की। 21 अप्रैल 1992 को उन्होंने पहली रिपोर्ट छापी, लेकिन उसका कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। शायद कहानी इतनी भयानक थी कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ होगा। हो सकता है, या शायद बिना सबूतों के ये सिर्फ एक आरोप बनकर रह गई। लेकिन असली भूचाल आया 15 मई 1992 की रिपोर्ट से, जब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हाँ, उस दिन दैनिक नवज्योति ने अपने अखबार में पीड़िताओं के चेहरे को धुंधला करके उनकी नग्न तस्वीरें छाप दी। इस एक रिपोर्ट ने, बस एक रिपोर्ट ने एक झटके में सारे शक और सवालों को खत्म कर दिया। शहर में भूचाल आ गया। ये पत्रकारिता के लिहाज से एक बहुत बड़ा और
विवादास्पद कदम था। बहुत बड़ा। एक तरफ तो ये अपराध को साबित करने का सबसे पुख्ता सबूत था, लेकिन दूसरी तरफ ये पीड़िताओं की निजता का भी उल्लंघन था, भले ये चेहरे धुंधले क्यों ना हो। ये एक तरह का नैतिक विरोधाभास था ना। जिस शर्म और बदनामी के हथियार का इस्तेमाल अपराधी कर रहे थे, उसी हथियार का इस्तेमाल अखबार को उनकी पोल खोलने के लिए करना पड़ा। वो एक डेस्परेट मूव था, लेकिन उसने काम किया। हाँ, 18 मई 1992 को अजमेर पूरी तरह बंद रहा। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। और क्योंकि ज्यादातर आरोपी मुस्लिम और पीड़ित हिंदू थीं, तो शहर में सांप्रदायिक तनाव भी खतरनाक स्तर तक बढ़ गया था। मामला खुल गया, शहर सड़कों पर था, लेकिन यहीं से न्याय की वो लंबी लड़ाई शुरू हुई जो 32 साल तक चलनी थी। कानूनी कार्रवाई तो शुरू हुई, कुल 18 लोगों को आरोपी बनाया गया, लेकिन पीड़िताओं के लिए असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। बिल्कुल। उन्हें 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था, एक अदालत में और दूसरा समाज में। कई पीड़िताओं ने आत्महत्या की कोशिश की। कई परिवार तो सामाजिक बदनामी के डर से रातों रात शहर छोड़कर चले गए। और दर्जनों पीड़िताओं में से सिर्फ मुट्ठी भर ने ही केस दर्ज कराने की हिम्मत की। और उनमें से भी ज्यादातर बाद में दबाव में या कलंक के डर से अपने बयानों से मुकर गईं। इसी से जुड़ा एक बयान है जो इस पूरे दर्द को बयां करता है। सालों बाद एक सर्वाइवर ने कोर्ट में चिल्लाकर कहा था, मैं अब एक नानी दादी बन चुकी हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। हम अपने परिवारों को क्या बताएं? ये सुनने में कितना दर्दनाक है। 30 साल बाद भी समाज का डर न्याय की मांग से बड़ा था। ये दिखाता है कि जख्म कितने गहरे थे। और इसी डर ने न्याय की राह को और लंबा कर दिया। अब आते हैं उस सवाल पर कि 32 साल क्यों लगे। इसकी कई वजहें थीं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। पहली और सबसे बड़ी वजह थी आरोपियों का रसूख। ठीक है, आरोपी रसूख वाले थे, ये हम कई मामलों में सुनते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा क्या खास था कि 32 साल लग गए? यहाँ 3 चीजों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। पहला, जैसे हमने कहा, राजनीतिक और धार्मिक रसूख। यूथ कांग्रेस से जुड़ाव और दरगाह के खादिम परिवार का हिस्सा होने की वजह से उन्हें एक तरह का संरक्षण मिला हुआ था, एक कवच। दूसरा, सामाजिक कलंक। पीड़ितों पर इतना दबाव था कि वे गवाही देने से डरती थीं या मुकर जाती थीं, जिससे केस कमजोर पड़ जाता था। और तीसरा, जो सबसे अनोखा है, वो था कानूनी सिस्टम का एक लूप होल, जिसका आरोपियों ने भरपूर फायदा उठाया। वो क्या था? मतलब कानूनी प्रक्रिया में भी कुछ खामियां थी? बिल्कुल। देखिए, 1998 में 8 लोगों को उम्र कैद हुई, लगा कि न्याय मिल गया। लेकिन 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उनमें से 4 को बरी कर दिया। 4 को बरी कर दिया? हाँ। और फिर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 4 की सजा को भी उम्र कैद से घटाकर 10 साल कर दिया। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। निचली अदालत सजा देती है और हाई कोर्ट सबूतों की कमी बताकर बरी कर देता है। आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर ऊपरी अदालतें सबूतों को ज्यादा बारीकी से और एक अलग नजरिए से देखती हैं। हो सकता है कि गवाहों के बयानों में कोई विरोधाभास हो या पुलिस की जांच में कोई कमी रह गई हो, जिसका फायदा बचाव पक्ष को मिलता है। इस केस में तो कई गवाह मुकर गए थे, तो केस बुरी तरह कमजोर पड़ गया था। और बचाव पक्ष ने कानूनी दांव-पेच का भी खूब इस्तेमाल किया, जैसे कि मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती का मामला। हाँ, उसे सुनवाई के दौरान सिजोफ्रेनिक घोषित कर दिया गया। एक मिनट, सिजोफ्रेनिक घोषित होने से सुनवाई कैसे रुक जाती है या अलग हो जाती है? देखिए, कानूनन किसी ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जो मानसिक रूप से स्वस्थ न हो और अपने खिलाफ चल रही कार्रवाई को समझने में असमर्थ हो। इसे फिटनेस टू स्टैंड ट्रायल कहते हैं। अच्छा, ये एक जरूरी कानूनी सिद्धांत है, लेकिन कई बार इसे कानूनी प्रक्रिया को लंबा खींचने के लिए एक दांवपेच की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फारूक को बाद में 2007 में सजा हुई और 2013 में वो रिहा भी हो गया। और एक और बड़ी वजह थी आरोपियों का फरार हो जाना। एक आरोपी था नसीम उर्फ तर्जान, वो 1994 में फरार हो गया, सालों तक पकड़ा नहीं गया। और यही वो तीसरा और सबसे अनोखा लूपहोल सामने आता है। कानूनी प्रक्रिया ऐसी थी कि जब भी कोई फरार आरोपी पकड़ा जाता या सरेंडर करता, तो ट्रायल लगभग नए सिरे से शुरू हो जाता था। क्या मतलब? एक आरोपी की वजह से बाकी सबकी प्रक्रिया भी धीमी हो जाती थी? धीमी नहीं, लगभग रीसेट हो जाती थी, क्योंकि बचाव पक्ष को हर गवाह से फिर से जिरह करने का मौका मिल जाता था। आप कल्पना कीजिए, एक पीड़िता जो हिम्मत करके गवाही दे चुकी है, उसे सालों बाद फिर से उसी ट्रॉमा से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता था। यह सिस्टम को बार बार रीसेट करने जैसा था। और आरोपी इसी का फायदा उठा रहे थे दशकों तक। हाँ। और आखिरकार इन तमाम बाधाओं के बाद
20 अगस्त 2024 को अजमेर की एक विशेष पोक्सो अदालत ने फैसला सुनाया। हाँ, एक विशेष पीओसीओ अदालत। पीओसीओ यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये कानून बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सख्त सजा और तेज सुनवाई का प्रावधान करता है। हालांकि इस केस में तेज शब्द एक मजाक बनकर रह गया। सही बात है। लेकिन देर से ही सही, इस अदालत ने बचे हुए 6 आरोपियों नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ तरजान, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई और हर एक पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले में एक सर्वाइवर सुषमा बदला हुआ नाम की गवाही बहुत अहम साबित हुई। उनकी कहानी इस पूरे दर्द का प्रतीक है ना? 18 साल की उम्र में रेप का शिकार हुई, सालों तक समाज के ताने सुने, उनकी शादियां टूट गईं, लेकिन दशकों बाद 2020 में उन्होंने हिम्मत जुटाई और कोर्ट में अपने बलात्कारियों की पहचान की। हाँ, और उनकी हिम्मत को सलाम करना होगा। 32 साल तक उस ट्रॉमा के साथ जीना और फिर अदालत में खड़े होकर उन चेहरों की पहचान करना जिनके कारण उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये असाधारण साहस का काम है। उनकी गवाही ने इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? 32 साल बाद मिला न्याय। क्या वाकई न्याय है? ये केस हमें दिखाता है कि कैसे अपराध सिर्फ एक घटना नहीं होता, बल्कि उसका असर पीड़िताओं और उनके परिवारों पर पूरी जिंदगी रहता है। हाँ, और ये केस समाज, पुलिस और न्याय व्यवस्था की कई खामियों को एक साथ उजागर करता है। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक कलंक का डर न्याय की आवाज को दबा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सवाल? 1992 में ब्लैकमेल का हथियार था फिल्म कैमरे से खींची गई तस्वीर, जिसे डेवलप होने में वक्त लगता था। आज हमारे पास डिजिटल तस्वीरें, वीडियो, एआई और डीप फेक हैं, जो सेकंडों में दुनिया भर में फैल सकते हैं। सही बात है। शोषण और ब्लैकमेल के तरीके पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक हो गए हैं। एग्जैक्टली। तो सवाल यह है, क्या हमारा समाज और हमारा जस्टिस सिस्टम, जो 32 साल तक एक पुराने केस को नहीं सुलझा पाया, आज की टेक्नोलॉजी से होने वाले ऐसे अपराधों से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या आज अगर ऐसी कोई घटना हो तो पीड़ित बिना किसी डर के सामने आ सकेंगी और उन्हें तुरंत न्याय मिल सकेगा? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना हो। कहानी खत्म हुई दोस्तों। आज भी अपराधी खुले आजाद घूम रहे हैं। इस देश में कानून की धज्जियां उड़ा दी गई है और जिन लड़कियों ने सहा है उनकी ना तो आज शादी हुई है और जितनी हुई है उनकी डिवोर्स हो चुका है और लड़कियों को घर वाले एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे और ये खुले आजाद घूम रहे, पार्टी कर रहे हैं। तो आप कमेंट में बताइए दोस्तों आपकी राय है और अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।